मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कल हमने बात किया था परसों नमक, चीनी, तेल, चाय के बारे में। कल हमने बात किया साबुन, आरओ वाटर, ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में। नहीं बात किया ना? दूध और फ्रिज के बारे में कल बात किया था। और अब जो वास्तविक कारण है बीमार होने का, उसमें कुछ चीजें आती हैं जिसका बहुत हल्का प्रभाव पड़ता है, पर फिर भी बता देता हूँ। बर्तन का भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है हम पे। जैसे खाना बनाते हुए हम जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आजकल लोग नॉन स्टिकी बर्तन यूज करते हैं, और उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है कलर की, ब्लैक कलर का होता है, केमिकल टाइप का, जिससे वो कहते हैं कि वो पकड़ नहीं रखता, मतलब चिपकता नहीं है खाना बनाते हुए। तो नॉन स्टिकी जिसके घर में यूज होता है, उनको वातों के कैंसर की समस्या हो जाती है, पिंपल बहुत होता है, किडनी की समस्या आ जाती है। तो ये सारी चीजें उनको बालों की भी समस्या आती है। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि किसी को कोई प्रॉब्लम थी, अपने इसकी बालों की, और समझ नहीं आ रहा था उनका बाल सफेद क्यों हो रहा था। तो जब उन्होंने लैब में टेस्ट कराया तो पता लगा कि एल्युमिनियम की मात्रा स्टील की मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है, जिसके कारण उनके बाल सफेद हो रहे थे। वैसे ही हम जो भी जिस चीज में अपना खाना बनाते हैं, वो चीज धीरे 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 हमारे बॉडी में जाता ही जाता है। और अगर ये मतलब लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना ये चाहे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, पैसे पड़ेंगे, इनके गुण मिलते ही मिलते हैं। मतलब सूर्य की रोशनी से छोटी चीज हमको मिलती है, और जिसके वो पहले से हमारे सब कुछ होता है। तो ये एल्युमिनियम, प्लास्टिक, ये दो तीन तरीके के ज्यादातर बच्चे खाना बनाने के बाद बच्चों को प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना पैक करके दे देते हैं, और उसका भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर बच्चों को हमेशा पेट की कोई समस्या रहती है, पेट में कीड़े रहते हैं, वगैरह वगैरह कई सारी परेशानी रहती है। तो इसका भी हमको ध्यान देना है कि हमें खाने किस बर्तन में पैक करके देना है। आप गर्म खाना ही ज्यादातर पैक करके देते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, और वहां पे फिर ये समस्या आती है। तो इसीलिए हमें बर्तन का ध्यान देना है। हो सके तो कांच के बर्तन लें पैकिंग के लिए, या लोहे के आ सकते हैं तो लोहे के भारी पड़ेंगे, बट कांच के सिंपल मिल जाते हैं, और जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बनाने के लिए खाना जो जब बनाया जाए तो आप हमेशा कहते हैं जिस खाने में वायु और प्रकाश का टच ना हो, वो खाना खाने लायक नहीं होता। तो हम सब खाने में आजकल ज्यादातर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ना वायु जाती है ना प्रकाश जाता है। एक बार जो पैक हो गया वो सीधा बन के निकलता है, तो वो खाना धीरे 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 हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कुकर में कभी भी खाना पकता नहीं है, वो टूट जाता है, फट जाता है, बट पकता नहीं है। कभी भी खाना कुकर का पकता नहीं। आप कुकर में खाना दाल वगैरह पकाइए और कढ़ाई में पका के देखिए, आपको स्वाद का भी जमीन आसमान का फर्क का पता लग जाएगा, और डाइजेशन का भी पता लगेगा। अब आप सोचेंगे कि दालें जल्दी पकती नहीं है, तो उसका सिंपल सा आपको एक तरीका बता देता हूँ। 4-5 पानी, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपने 4 बार धोना है अपने दाल को। उसके बाद पानी में भिगो के रख दीजिए 3-4 घंटे। अगर पानी में पहले से भिगोया हुआ है तो बड़े आसानी से वो किसी भी बर्तन में आप बनाएंगे तो पक जाए। और अगर आप सब धीरे धीरे अपने घरों में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकेगा और गैस कम लगेगी। आप सोचते होंगे कि ज्यादा टाइम लगेगा, बट मिट्टी की एक बात बताता हूँ। आप 15 मिनट अगर मिट्टी के बर्तन को आपने उस पे रख दिया, आग पे रख दिया, तो उसके बाद अगर आपने आग बंद भी कर दी तो 15 मिनट अपने आप वो उसी स्टीम से चलेगा। मतलब मिट्टी क्या है, गर्मी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और उसी गर्मी के जैसी स्टीम पे जब आपने आग पे रखी है, वही गर्मी के साथ तब भी ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हो सके तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। और अगर किसी को पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, अल्सर का पेशेंट हो, बहुत दिन से बुखार किसी का ना उतर रहा हो, कोई भी बीमारी हो, स्किन की किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आपने मिट्टी के बर्तन में ही उसको बना के खाना दीजिए। नहीं तीनों टाइम का दे सकते हो तो रात का एक टाइम का बना लीजिए। ये मुमकिन कीजिए, धीरे धीरे अपने लाइफ में लेके आइए इन चीजों को, और
सेम रेट बढ़ता है। नहीं कुछ, आप तो तावा ले आइए मिट्टी का, आप मिट्टी के तावे पे रोटी बना के देखिए, आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि वो रोटी कैसे डाइजेस्ट हो रही है बॉडी। तावा तो आप सब अपने डेली रूटीन में यूज कर ही सकते हैं। और पहले जैसे बताया था कि कुम्हार एक जो कास्ट होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप सब मिट्टी के बर्तन में बना खाना इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। वस्त्र की बात करते हैं, कपड़ों की। तो कपड़े भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जैसे किसी का बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हो ना, वात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं बॉडी में। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है तो उसको कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल वो कपड़ा पहनना नहीं चाहेगा, वो फेंक देता है। ऐसे पेशेंटों को अगर व्हाइट कपड़ा पहनाया जाए, हरा कपड़ा पहनाया जाए या पीले कलर का कपड़ा पहनाया जाए तो वो पेशेंट को काफी फर्क पड़ता है। हम कलर थेरेपी में भी ध्यान रखते हैं किस पेशेंट को किस कलर का कपड़ा पहनाना चाहिए, तो इस पे भी ध्यान रखना। और सबके घर में बच्चे होंगे और सब ये बहुत बड़ा जो मतलब एक मेजर मिस्टेक जो सब करते हैं, वो व्हाइट जो ड्रेस होती है उसमें नील डालते हैं। व्हाइट ड्रेस में नील डालते हैं ताकि ड्रेस जल्दी गंदी ना हो, है ना, इसीलिए डाली जाती है और तो दूसरा कोई रीजन नहीं होता। जो जो बच्चे नील डाला हुआ कपड़ा पहनते हैं उन सब की मानसिक स्थिति शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे बीमार होते ही होते हैं। धीरे धीरे वो कमजोर होने लग जाते हैं, उनके सेल डैमेज होने लग जाते हैं। इतिहास में हमने पढ़ा था, नील आंदोलन चला हुआ था। नील की खेती होती थी पहले भारत में, और जिस जगह पे नील 2 साल लगातार हो गया उस जगह पे दोबारा कभी कोई भी फसल नहीं हो सकती थी। जहाँ पे नील की खेती होती है वो जमीन को बंजर कर देती है। नीला कलर नेटिव का कलर होता है। अगर आप सब नीला कलर के कपड़े वगैरह पहनते हैं तो आप देखेंगे उस दिन आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। तो इसीलिए नीले कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लड़के तो बहुत कम पहनते हैं, ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, वो नीले कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट कोशिश करें कि नीले कलर की वस्तु ना पहनी जाए, क्योंकि वो कमजोर करेगी ही करेगी आपको। आपने आजमाना है ना, तो सिर्फ 2 दिन करके देखिए, उसकी थोड़ी पोटेंसी बढ़ा के देखते हैं। नीले कलर की कांच की बोतल में पानी रख दीजिए धूप में, 2 दिन बाद 2 दिन लगातार पी के देखिए, आपको पता लग जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश ये करें कि ना पिए, मतलब सॉरी, नीले कलर का कपड़ा ना पहने। तो वस्त्र पे आ गए, और जूतों का भी बहुत बड़ा योगदान है बीमार करने में आप सबको। जूते हमारे इंडिया की तो थी नहीं, जूता आया कहाँ से? जूता आया बाहर से। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को सर्दी बहुत पड़ती है, ज्यादातर फॉरेन कंट्री में ठंडे देश होते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, और उन्होंने अपने आप के बचाव के लिए उस चीज को बनाया था, और हम यहाँ फैशन के तौर पे पहनते हैं। आजकल हम देखें कि आप अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी पार्टी में गए हो, अगर आपने चप्पल पहन लिया है तो, या सैंडल का इस्तेमाल किया आपने, तो आपको अनएजुकेटेड समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लड़कियां भी तो सैंडल पहन के जाती हैं, वो भी चप्पल पहन के जाती हैं, तो क्या दिक्कत है? उनको कोई परेशानी तो है नहीं। तो अगर हम जूता पहन के जाते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी से पैरों के थ्रू हमेशा टॉक्सिन निकलता ही निकलता है। इसीलिए पैरों से स्मेल आती है, कई लोग जुराब वगैरह खोलते हैं तो टॉक्सिन निकलता है। और हम करते क्या है, अगर हमने जूता जुराब पहना हुआ है तो होगा क्या, वो टॉक्सिन पूरी तरह से निकल नहीं पाएंगे, वो फिर से जुराब में लगेंगे या जूते में लगेंगे और डायरेक्ट फिर से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। तो इसीलिए हो सके तो हम कोशिश करें कि आप सब ये जूते का भी कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, अगर मजबूरी पड़ जाती है तो आप कॉटन की जुराबें पहन सकते हैं, या अभी तो आपको हर जगह मुमकिन नहीं होगी, भांग के पौधों से बने हुए कपड़े जो आते हैं उनकी जुराब अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हिमाचल के ऊपरी एरियो में, उत्तराखंड में ऊपरी एरियो में आपको भांग के बने कपड़े, जुराब, हर चीज मिल जाएगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। उनको पहन के घूमते हैं तो अपने आप में एक अलग ही शांति। तो आप मतलब ये वास्तविक कारण है बीमार होने के, जो हम अपने आप हमेशा जिन चीजों को कैरी करके रखते हैं। दवाइयों के बारे में हम बताते हैं, कैसे मेडिकल ने पूरा शुरू से जन्म के साथ मृत्यु तक कैसे आपको बीमार रखना है उसका सारा सिस्टम बनाया हुआ है। पहले तो हम दवा के नुकसान के बारे में बताते हैं, और उससे पहले मैं लीवर के बारे में बात करता हूँ।
हमारे लीवर में 1 करोड़ से ज्यादा अपनी मेमोरी है, 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट की मेमोरी है। मतलब आपने कोई फल खाया तो हमारे लीवर को उसके पहले से पता है कि फल का स्वाद, इसका आम का स्वाद कैसा होगा, ये सब चीज पहले से उसको पता है। तो 1 करोड़ से ज्यादा मेमोरी है। और कोई भी चीज अगर हम खाते हैं जो नेचर से आया है, कोई भी चीज जैसे ही हमने जीभ पे रखा, 1 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेन उसको मैसेज दे देता है, लीवर ब्रेन को मैसेज दे देता है कि हम ये चीज आ चुकी है, और उसको पचाने के लिए जो एंजाइम बनता है वो तुरंत के तुरंत बनने लग जाता है। तो ये पहले से ही भगवान ने उसको फिट करके भेजा है। बट हुआ क्या है, जो हम दवाइयां खा रहे हैं उनका डिकोड नहीं है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को नहीं पता कि क्या चीज है। ये जो चीजें अभी बनाई हैं जैसे जीनोमोटो है, ये फास्ट फूड जो आइटमें हैं जिनको अभी हमने बनाया है, तो उनका डिकोड नहीं है, इसी कारण वो पचता नहीं है और हमेशा हमारे पेट में पड़ा रहता है, भारी रहता है, सडन पैदा होती है, मोटापा आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके कारण ये सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश वही करना चाहिए जिनकी मेमोरी हमारे लीवर के पास है। अगर वही खाते हैं, उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पर है क्या, बहुत सारी चीजें हमको खिलाई जा रही हैं। और कैल्शियम के बारे में सारे डॉक्टर बताते हैं कि आपने कैल्शियम का इस्तेमाल करना है, कैल्शियम बॉडी के लिए ये है वो है। कैल्शियम के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। अगर विटामिन डी नहीं है बॉडी में, विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में, जितना मर्जी आप कैल्शियम खा लो। और अगर कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो और कोई भी मिनरल, प्रोटीन, विटामिन आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे। और अगर ये सारे डाइजेस्ट हो गए तो इनको सबको बॉडी में घुमाने के लिए जो काम है वो है विटामिन सी का। विटामिन सी भी जरूरी है, और सब कुछ बॉडी अपने आप बना लेती है, हवा पानी से बना लेती है। बट विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो बॉडी खुद नहीं बनाती, इसलिए हमें विटामिन सी बाहर से लेनी पड़ती है। नींबू का आपने इस्तेमाल करना, खट्टी चीजें जितनी भी हैं उनमें आपको विटामिन सी मिल जाती है, तो आप उन सब चीजों का इस्तेमाल करें। और जो कैल्शियम के बारे में बताते हैं डॉक्टर, बाहर की कैल्शियम खाने से 85% लोगों को हार्ट अटैक होता है। मतलब आज हार्ट अटैक का रीजन जो बड़ा है वो ये है कैल्शियम है, कैल्शियम खाने से ये प्रॉब्लम आती है। पीसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीवर के लिए जो सबसे खतरनाक जो बीमारी है, जो लीवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है पैरासीटामोल। 2014 में आप सब सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। 2014 में ही इसके बारे में रिसर्च हुआ था और बता दिया गया था कि भैया पैरासीटामोल ये नुकसानदायक। कोविड में मेरा मानना है कि कोविड में लोग कोविड से नहीं मरे, वो सिर्फ और सिर्फ इलाज से मरे। रीजन क्या था, 650 mg पीसीएम से बढ़ा के 1000 mg की डोज दी गई थी, और दिन में 3-4 बार दी जाती थी, जिसके कारण लीवर डैमेज और आदमी की डेथ। और रीजन क्या था, कोविड। 2017 में रिपोर्ट आई थी, वो जी न्यूज वालों ने उसको कवर किया था रिपोर्ट को, वो आपको मिल जाएगी। 2017 में बताया गया था कि 2020 तक आपकी बॉडी पे जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर देगी। आप देखोगे पहले पैरासिटामोल की आदमी फिर 500 mg, फिर 6 mg, अभी कोविड होता तो खा के लोग खा गए, नहीं होता। तो ये कन्फर्म होता है कि दवाइयां जब दवाइयां काम करना बंद करते हैं तो आप सोचिए वो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो छोड़ देना। तो आपकी इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी बॉडी की क्षमता इतनी हो गई थी कि आप इन दवाइयों को परे करके आप आगे बढ़ना ही पाले थे। तो कंपनी वालों का ये बहुत बड़ा गेम था कि आपकी शारीरिक क्षमता को घटाया जाए इंजेक्शन के द्वारा। जिनको इंजेक्शन लगाए बहुत सारी बीमारी आई हैं, आप उनसे डिस्कस करना जब लोगों से, तो पता लगेगा कि इंजेक्शन के बाद कितनी बीमारी आई हैं। एक प्लान करके, बहुत बड़ा प्लान करके एक लाया गया था। आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक आप घूम जाओ, पंजाब से लेके कोलकाता तक, जितनी भी दीवारें होंगी वो हर जगह सिर्फ एक ही ऐड मिला होगा, गुप्त रोगी मिले, निसंतान मिले, पाइल्स के रोगी मिले, ये 3 चीज की ऐड। जितनी भी दीवारें होंगी, आप ट्रेन से सफर कर रहे होगे, बस से कर रहे होगे, जैसे भी आप सफर कर रहे होगे, आपको ये ऐड मिलनी ही मिलनी है। गुप्त रोगी मिले,
निसंतान जोड़ा मिले, और तीसरा बवासीर। ये 3 बीमारियां बिल्कुल ये प्लान करके लाएंगे, और ये 4-5 सालों के अंदर अंदर ये ऐड लगी है। इनको पहले से पता था कि यही 3 बीमारी अब आगे आगे कवर करने वाली, और ये इंजेक्शन लगने के बाद ये 3 बीमारियां तो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां पूरे शहर में, पूरे शहर भी नहीं कह सकते, पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक आईवीएफ का सेंटर होता था, और अब आपको हर शहर में 4 से 5 सेंटर मिल जाएंगे जो आईवीएफ के होते हैं। वहां पे जहाँ पे जाके लोगों को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और इलाज करवाना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे पैसे भी उनके लगते हैं, टेस्ट पे लगते हैं, और सफल हो कि ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये सबके सब हुआ है। इसके बारे में हम एक दिन अलग से चर्चा करेंगे कि इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ और क्या क्या चीज है उसमें, कैसे नुकसान पहुंचाती है। और आप सब कहोगे कि वो तो मेड इन इंडिया था, बट मेड इन इंडिया नहीं था। जब आप डीपली जाके सर्च करोगे तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की पैकिंग जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी, बाकी सारी जो चीजें हुई थी वो सब के सब बाहर ही हुई है। मतलब जो उसका रॉ मटेरियल आता था वो बाहर से ही आता था। ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और जो हम सब बाहर की चीजें यूज करते हैं, जिनोमोटो यूज करते हैं, लिम्का, पेप्सी, कोको कोला, ये जो भी पीते हैं बाहर की चीज, प्लास्टिक के बर्तन में बना खाना खाते हैं। आजकल मैगी बनाते हैं, तुरंत तड़ातड़ बनाया और प्लास्टिक के उसमें डाल के हम खाते हैं। और बाहर हम ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आप एक चीज बताता हूँ, ये तो आप सब त्याग दीजिए। जो मार्केट्स में गिलास आते हैं, डिस्पोजल गिलास, मनी जी आपका वीडियो स्टार्ट हो गया है, इसको बंद कर दें। डिस्पोजल जो गिलास आते हैं, डिस्पोजल गिलास के बारे में बताता हूँ। मेरे ब्रदर की खुद की कंपनी थी ये बर्तन की, डिस्पोजल की। तो सब बनाने के बाद उसमें मोम का छिड़काव करते हैं। वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, उनका ये ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मोम का छिड़काव करते क्यों है? क्योंकि गिलास से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के पूरा बंडल तैयार किया जाता है। ऐसा ना हो कि गर्मी के कारण, कुछ के कारण वो आपस में पकड़ ले। तो लगभग सभी, मतलब हर जगह ये मोम का इस्तेमाल होता है। और जब आपने उसमें गर्म चीजें डाली तो होता क्या, मोम पिघल के उसमें आ जाता है, और जब आप खाते हो या पीते हो तो आपको ये बॉडी में जाके नुकसान करता ही करता है। या नहीं भी डाला, अगर कोई कहता है कि हमने नहीं डाला, सिंगल पीस, तो भी गर्म के कारण प्लास्टिक तो पिघल के बॉडी में जानी ही जाती है। ये 2 बातें। और आप कभी देखना, आपने चाय लिया, डिस्पोजल गिलास में डाला और रख दिया, रखना उसको, पीना नहीं है। जब चाय बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप एक सिप पी के देखना। अगर आपको उल्टी ना हो गई तो आप बताना। उसमें क्योंकि मोम पिघल के ऊपर आ चुकी होती है, और जब आप पियोगे तब स्वाद पता लगेगा। गर्मी के कारण स्वाद का पता लगता नहीं है, चाय गर्म होती है तो स्वाद का नहीं पता लगता। तो ये चीज आपको तुरंत के तुरंत टच करेगी कि हाँ, सर ने बताया था इसमें मोम है तो है। और इन सब चीजों के कारण धीरे धीरे अब 80% माइक्रोप्लास्टिक हो गया हमारे ब्लड में, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जैसा भी आप सबको मैंने बताया था कि WHO का कहना है कि 2025 तक 87% लोगों को कैंसर होना ही होना है। तो अभी भी अगर आप अपने ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो माइक्रोप्लास्टिक जो है 80% बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक है। इसको निकालने का भी तरीका है। अगर आप सब नींबू का इस्तेमाल करते हैं, नींबू पीते हैं, ज्यादा दिन नहीं, अदरक डाल के नींबू 10 दिन 15 दिन पी के आप छोड़ दें, ज्यादा नहीं पीना इसको, तो ये अब कुछ हद तक कम होगा। तुलसी के पत्तों को पानी में गर्म करके आप ले सकते हैं, या ऐसे चबा के ले सकते हैं, ये कम करेगा। पीपल के पत्तों को संडे का दिन छोड़ के पानी में डाल के, पीपल और तुलसी का इस्तेमाल संडे को नहीं करना है, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। कारण क्योंकि अगर संडे को कर लिया तो नुकसान ज्यादा दे जाएगा, फायदा कम देगा। तो उसको भी पानी में उबाल के अगर आप लेते हैं 2-3 महीने लगातार, तो ये प्लास्टिक, जो माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में या और भी जितनी भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करना। अब आते हैं हम सब हॉस्पिटल में क्या होता है। आप सब जब हॉस्पिटल पे अच्छे लेवल पे जाओगे ना, रैंक पे किसी, तो वहां पे आप सबको टारगेट दिया जाएगा कि आपने इतना टारगेट करना है, तो आपको ये चीज, आप फिर हॉस्पिटल में बरकरार रह सकते हो। तो मतलब टारगेट
बेस काम चलता है। अगर आपने 10 ऑपरेशन करवा दिए तो आपकी जॉब रह जाएगी, नहीं करवाया तो आप जाइए, 20 करवा दिए तो जॉब के साथ आपको घर और आपको कार मिल जाएगी। तो ऐसा हॉस्पिटलों में टारगेट दिया जाता है। सभी डॉक्टर टारगेट पे काम करते हैं, इसलिए आपको कभी भी कोई सही गाइड नहीं करेंगे। और बहुत बड़ा जाने अनजाने में ये जो हो रहा है वो मैं बताता हूँ। जो हमारे घर में एलईडी लाइटें लगी होती हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। उसमें मरकरी पड़ी होती है और मरकरी से डायरेक्ट टच होके जो भी चीजें आएंगी वो हमको हार्म करेंगी। हॉस्पिटल में आप जाओगे तो ये लगा ही लगा रहेगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि कोई भी बीमारी अगर आती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आती है। यहाँ तक कैंसर भी, अगर जहाँ पे कैंसर है वहां पे जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां कैंसर के सेल पनप ही नहीं सकते। ये कई सर्च रिपोर्ट में आ चुका है। और जब आप हॉस्पिटलों में जाओगे तो आप देखोगे हर चीज बंद, एसी चला हुआ, सारी पैक होंगी, पर्दे लगे होंगे। ये सिंथेटिक के अगर आपके घर में पर्दे भी लगे ना, सिंथेटिक के पर्दे, तो ये भी एक तरीके का गैस छोड़ती है जो कि आपको नुकसान करे। तो कोशिश करें अपने घर में अगर पर्दे भी लगे हैं तो कॉटन का इस्तेमाल कीजिए। अपनी जो बेडशीट है वो भी कॉटन की इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, या धागे की बनी आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। सिंथेटिक जितना कम हो सके, क्योंकि गर्म ये भी होंगे तो इन्होंने भी गैस छोड़ना और आपको नुकसान पहुंचाएगी। और हॉस्पिटल में यही होता है, वो चारों तरफ से पैक होता है, एसी लगी होती है। एसी भी क्या करती है, एसी आपकी बॉडी से पानी को खींचती है। मतलब आप सुबह उठोगे, अगर जिसके घर में एसी लगी होती है तो आप सुबह देखोगे नाक जाम होती है, खराश रहती है। क्यों? स्किन ड्राई हो जाती है। रीजन ये है कि वो पहले इन्वायरमेंट से नमी को खींचती है, जब वहां से खत्म हो जाता है तो आपकी बॉडी से खींचना स्टार्ट कर देती है। जगह जॉइंट पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसी के कारण होती है। और पहले से ही पेशेंट है और उसकी बॉडी से और आपने नमी खींच ली तो कहाँ जाएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके घरों में भी एसी लगी है तो आप अपने खुले बर्तन में पानी एक रखिए, ताकि आपकी बॉडी से नमी ना खींच पाए, वहां से खींचता रहे जितना उसको लेना है। तो आप सुरक्षित रहेंगे और आप पहले दिन से ही परिवर्तन देखेंगे। आपको ये जो गले में खराश वगैरह रहती है सुबह उठने के बाद, वो सब नहीं होगा। अब हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। हॉस्पिटल जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब किसी बच्चे का जन्म होता था पहले, तो उस बच्चे को 40 दिन तक बाहर धूप में नहीं लेके जाते थे, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जो पहली जो चीज होती है, जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद जो पहली चीज होती है वो ऑक्सीजन बच्चे को पेट में भी मिल रहा है, फूड बच्चे को पेट में भी मिल रहा है, सब कुछ होता है। जो पहली चीज है उसके लिए प्रकाश है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसके लिए लाइट जो होती है वो एक अलग ही चीज होती है ना। तो और माताओं के लिए भी ये होता था कि 40 दिन 45 दिन तक कोई उनको ठंडी चीज नहीं दी जाती थी। अब क्या हो रहा है, जिस दिन बच्चे की डिलीवरी हुई उसी दिन सीधा पानी, जो हम मुंह से भी देने से डरते थे कि मुंह से भी ठंडा पानी नहीं देना है, हल्का गुनगुना पानी दिया जाता था, गर्म चीजें दी जाती थी। आज भी गर्म चीजें दी जा रही हैं, जो घरों में बुजुर्ग है वो करते हैं। पर होता क्या है, नसों में डायरेक्ट ही पानी चढ़ा देना। और एक डॉक्टर से मैंने पूछा तो कहते हैं ये पानी गर्म ठंडा नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। ठीक है यार, पानी अपनी प्रगति को कभी छोड़ ही नहीं सकता। पानी ठंडा है तो है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पानी तो जी गर्म है, आप टच करके देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा आपकी नसों में चढ़ता है। इसीलिए तो मदर सारी मतलब शादी के बाद, सॉरी बेबी के बाद तुरंत के तुरंत उनको फैट आ जाता है, बहुत सारी और दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो पहली गलती ये करते हैं, मदर के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बच्चे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है कि जब बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले उसको लाइट ही एक नवी चीज होती थी और आंखों की उतनी पावर नहीं होती थी, मतलब झेलने की क्षमता जो होती है उतनी नहीं होती। तो दीवा रखा जाता था पहले घर में, दीवा बच्चे के पीछे रखा जाता था, या लाइट बहुत कम लाइट रखी जाती थी तो बच्चा था कि अपनी आंखें पीछे करके देखे चीज। फिर कुछ दिन बाद उस दीवे को साइड में रखा जाता था, तब बच्चा अपनी आंखें इधर घुमाता था। उस दीवे को कुछ दिन बाद इधर रखे जाते थे, फिर सामने, मतलब अलग अलग दिशाओं में उन चीजों को रखा जाता था। लाइट, दीवा हो, लालटेन हो, लाइट हो, कुछ भी। इससे बच्चे की आंखों की मसल जो होती थी वो स्ट्रॉन्ग होती थी, प्लस वो धीरे 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 इन्वायरमेंट में ढलता था और उसको 40 दिन बाद फिर प्रकाश में लेके जाया जाता था। आज क्या हो रहा है, 1000 वोल्टेज की लाइट ऊपर लगी होती है ऑपरेशन के टाइम, और जैसे ही बच्चा होता है उसको
इतने प्रेशर के साथ वो लाइट उसके डायरेक्ट आंखों में पड़ती है और उनमें भी मरकरी होती है। बच्चे की स्किन की समस्या और आंखों की समस्या, इसी कारण आज हर बच्चे को ये समस्या है। और देखोगे हर दूसरे बच्चे को चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है। पहले होता था किसी क्लास में एक आधा बच्चा ऐसा होता था जिनको और लगी होती थी, आजकल सब बच्चों को है। तो इसका मेन सबसे बड़ा रीजन ये है, और इसीलिए ये हॉस्पिटल में आप जान के कर रहे हैं, जाने में कर रहे हैं, वो समझे। और मेरे ख्याल से तो इतनी लाइट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले दाइयां भी तो ऑपरेशन डिलीवरी करवाती थी, वैसा कभी होता नहीं था। तो आप सब कोशिश करें इस चीज पे थोड़ा सा वर्क किया जाए, और डिलीवरी का अगर हो सके तो आप सब इंतजाम कीजिए। जागेश्वर प्रभु ये कोशिश करें कि हमारे गुरुकुल में इस चीज की भी व्यवस्था हो जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है प्रभु। और जो ड्रिप लगती है उसका तो मतलब जहर ही होती है। और एक बच्चों को दवा दी जाती है पेट में जिनके कीड़े होते हैं, वो पेट में कीड़े मारने की दवा जो होती है बच्चों के ब्रेन सेल को भी डैमेज करती है। आप नोट करेंगे जब वो दवा दी जाती है तो बच्चा 4 दिन 5 दिन तक उसके बिहेवियर में चेंजिंग आती है। आप जब ये दवा दोगे ना, दवा का नाम नहीं बताऊंगा मैं आप सबको, बट बता देता हूँ किस बीमारी के लिए। वो पेट में कहते हैं बच्चों के कीड़े पड़ गए जिसको धीरे ही देना, लगभग सभी माएँ देती हैं। तो ये जब दवा दी जाती है तो बच्चे का बिहेवियर देखना, उस पर तो 3-4 दिन उसके बिहेवियर में चेंज आता है, क्योंकि उसके ब्रेन सेल को डैमेज करता है, उसमें जहर मिलाया होता है, तभी जाके वो कीड़ों को मारती है। तो उसके बदले में आपने क्या देना है? उसके बदले में विडांगरा आती है, जड़ी बूटी है, विडांगरा रिस्ट करके मार्केट में भी बिकता है। वो पेट के कीड़े पे ही नहीं, ब्रेन में भी कोई कहते हैं दिमाग में जी कीड़ा पड़ गया है, कहीं कीड़ा पड़ गया, तो उस पेशेंट को भी अगर आप विडांगरा रिस्ट देते हो, बॉडी में किसी भी जगह अगर आपको ऐसा लगता है कि कीड़े की समस्या है तो आप दे सकते हो विडांगरा रिस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और तुलसी के बारे में एक चीज और, शुक्ल पक्ष में तोड़ी हुई तुलसी बच्चों को नुकसान करती है, तो बच्चों को ना दे शुक्ल पक्ष में तोड़ी हुई तुलसी, ठीक है। 8:30 हो गया है, तो अगर अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और आज हम एक टॉपिक लेंगे सुंदरता का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अश्विनी प्रभु जी कुछ को प्रभु जी, वो कीड़े के लिए गुड़ के साथ अजवाइन दिया जा सकता है ना? बिल्कुल दिया जा सकता है, उससे भी तो लगता है ठीक हो जाता है। जब हम ट्रीटमेंट में आएंगे ना तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या दिया जा सकता है। ये तो अभी मतलब उसकी अगर हम उस लेवल पे अगर हम जाते हैं कि एलोपैथी अगर हमको चैलेंज करता है, तो विडांगरा की अगर आपको जड़ मिल गई तो आप देखिए एक दिन के अंदर अंदर सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे पेट से। मतलब आप सबको मैं उस लेवल का करा दूंगा कि कोई एमडी डॉक्टर भी आपके बराबर आके बैठ के आपको बात करे तो उसको पता लग जाए कि भैया इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो पहले तो आप सब अपने आप में ये भरोसा रखें कि कोई एमडी डॉक्टर आपको ये तो सलाह नहीं दे सकता कि जी ये नहीं करना है, ये करना है, तो आप उनसे ज्यादा नॉलेज लेके जाओगे क्लास खत्म होते होते, ठीक है। डॉक्टर जी मैं माफी चाहता हूँ आपको अगर ठेस पहुंचे, शिवनाथ डॉक्टर जी बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बच्चे को इस लेवल तक पहुंचा। ये किसी का कोई और क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत। दवा नहीं काम कर रहा। आवाज नहीं क्लियर आई, दोबारा बोले। बोले दवा के विषय में बता रहे थे ना कि दवा नहीं काम करेगा एलोपैथी का। जी जी जी। तो मेरा पेट खराब है 15-20 दिन से, दवा हम 12-13 दिन तक खाए हैं, एकदम हल्का सा भी नहीं काम किया, तो फिर हम दवा छोड़ दिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब पेट 15-20 दिन से खराब है और आपने दवा बाहर की इंग्लिश दवाइयाँ खाई। हाँ। और जिसके कारण ये आपने फिर 13-14 दिन लगभग खाए। हाँ, कोई असर नहीं हुआ। हाँ, एक बात मैं आप सबको और बताता हूँ, सिर्फ एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं,
आयुर्वेदिक की दवाइयां भी आजकल बॉडी पे कम काम कर रही हैं ब्रांडेड कंपनियों की। उसका मेन रीजन ये हो सकता है, या तो मिलावट हो रही है, या तो वो कुछ डोज कम करके दे रहे हैं। दो ही रीजन। 100% मिलावट रहता है प्रभु जी। हाँ, तो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि मैं सभी दवाइयों के फार्मूले आप सबको दे दूंगा ताकि आप सब खुद बना लें। जी, किसी और का कोई प्रश्न? जी विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हाँ, प्रभु मैं पूछ रहा था, आपने बताया श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा कुछ, तो प्रभु मैं ये जानना चाह रहा था कि जब श्वास की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ऐसा क्यों मना कर देते हैं कि वो मतलब किसी से अटैच नहीं होना है, मतलब जानवर से, मतलब दूध से वो नहीं पीना है, या फिर ठंडा नहीं खाना है आपको, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रभु? लंग्स की जितनी भी यहाँ से ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो कफ के रोग में आती है। जैसे बात पित्त कफ 3 तरीके की बीमारी है। ये जितने भी लंग्स से ऊपर जो भी बीमारी है, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जब डीपली घुसेंगे तो बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं होंगी, पर ये कफ के रोगों में आती है। कफ का मतलब आप समझ लीजिए ठंडा, है ना? मतलब सुनने से पता लग रहा है कफ मतलब ठंडा, पित्त मतलब गर्म, और बात का मतलब हवा, है ना? तो ये समझ लीजिए ये ठंडे के रोग हैं। और ठंडे के रोगों में अगर आप ठंडी चीजें खाते हो तो भी परेशानी होगी, ठीक है? जी और अगर आप दूध लेते हो तो दूध भी जमता है, दही बन जाता है। जी, हरे कृष्णा। के लिए होते हैं जानवरों के, कई बार ऐसे होते हैं जो उनके जानवरों से जो उनके मतलब बाल वगैरह होते हैं वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में अगर जाते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इन चीजों से मना किया जाता है। और मैं अब शायद कल बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, खांसी का पेशेंट, टीबी का पेशेंट या कफ रोग वाला कोई भी पेशेंट सवेरे उठ के पानी ना पिए जब तक बीमार है, जब तक उसको ये परेशानी है। अगर वो सुबह पानी पिएगा तो परेशानी और बढ़ेगी। तो ठीक है, ये तो सही है प्रभु, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि श्वास लेने में दिक्कत कैसे हो सकती है प्रभु अचानक? फिर अचानक सांस लेने में दिक्कत, जब देखिए ये लंग्स है ना हमारे, जी प्रभु, जब इन पे कोई मतलब कोई चीज ऊपर से परत बन जाए, जी, जब परत जम जाती है इस पे, तो वो सही तरीके से उसका नहीं हो पाता, या जकड़न होने के कारण सही तरीके से लंग्स खुल नहीं पाते, उसके कारण आपको दिक्कत महसूस होती है। ओके प्रभु जी। तो इसमें दूध का भी कॉन्सेप्ट क्या है फिर? दूध बताया तो, दूध बलगम पैदा करती है। कफ इस तो श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होगा तो बलगम के कारण? जनाब जी, जब बलगम आपके छाती पे जाम है, सही तरीके से एयर ड्राइव में नहीं निकल पा रहा है वो चीज, है ना? ओके प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, एक क्वेश्चन। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी, पित्त जिनका बढ़ा होता है या वात जिनका बढ़ा हो वो पानी ले सकते हैं सुबह में? जिनका पित्त बढ़ा हो वो ले सकते हैं, वात वाले भी ले सकते हैं, कफ वालों को पानी नहीं लेना है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। किसी का और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बोल रहे हैं कि जैसे वात पित्त ये बैलेंस करने के लिए अभी इस मौसम में, इस सीजन में छाछ ले सकते हैं? दोपहर में आप ले सकते हो। ये दोपहर में? दोपहर में। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, चातुर्मास चल रहा है, अभी छाछ नहीं ले सकते। छाछ आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बरसात में नहीं लिया जा सकता, और दोपहर में मैंने इसीलिए बताया कि दोपहर में जो है सूर्य इस लेवल पे होता है कि वो आपकी मतलब प्रक्रियाओं को नॉर्मल करेगा, जो दिक्कत देती हैं उनको ठीक रखेगा। अगर आप सुबह और शाम को लोगे तो दिक्कत देगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ
जैसे खाना खाने के बाद तुरंत अगर कुछ पीना चाहिए तो सवेरे आप जूस पी सकते हो, दोपहर में आप छाछ पी सकते हो और शाम को दूध पी सकते हो। तो इसका वर्जित नहीं बताया गया है, बट ये है कि बरसात में इन चीजों का, दही का, छाछ का थोड़ा सा बताया। क्यों बताया हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम बरसात में इन्फेक्शन की जो मात्रा है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है बैक्टीरिया की, और ये ठंडे होते हैं तो ये आपको परेशान करेंगे, बट अभी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ। ये दूध, दही और घी, इन चीजों पे अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो ये 3 चीज मतलब जो भी हमको गाय से मिल रही है ना, जब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो कई डॉक्टर ये बताते हैं कि ये इसका नुकसान है, इसका फायदा है, या जो भी है। मैं आपको कई ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दूध, दही और छाछ पे ही गुजारी है। ठीक है। और हमारा बॉडी जो है, जो शरीर बना है, वो 5 तत्वों से मिलके बना है, और ये 5 के 5 तत्व आपको गाय के दूध में, दही में, छाछ में, घी में, मूत्र में, ये आपको 5 के 5 चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी आपने बोला कि इस मौसम में हम छाछ नहीं ले सकते, तो आप ये नोट कीजिए पंचगव्य के बारे में। अभी जब हम गौ चिकित्सा पे जब जाएंगे ना, तो उसमें ये सारी डीपली इन चीजों पे चर्चा होगी। तो पंचगव्य आप ऐसी दवा है कि आप किसी भी बीमारी में, सिर्फ बीमारी में ही नहीं, ये कर्मों में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी पंचगव्य का कोई तोड़ नहीं है, उससे आगे कोई दवा नहीं है। अगर दुनिया की इकलौती कोई ऐसी दवा है जो हर बीमारी में काम कर सकती है, हर मौसम में काम कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य है। और पंचगव्य का इस्तेमाल हम करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पड़ी होती हैं। तो इसलिए कई डॉक्टर ये बताते हैं कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है, वो सब जगह सब जायज है। मतलब आपको बताया, हमारी बॉडी को चलने के लिए 115 तरीके के मिनरल्स की जरूरत होती है, और ये अगर पूरा होता रहे ना, तो आप किसी भी मौसम में कर लेंगे, किसी भी मौसम में कुछ भी खाइए, बीमार नहीं पड़ोगे। और ये सारी की सारी मिनरल्स को अगर पूरा करते हैं तो ये दूध वगैरह जो भी है। पर गाय अगर चल रही है, जिसकी रीढ़ की हड्डी पे धूप की रोशनी पड़ रही है, उसके बारे में ये बताया हुआ है, तो आप ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो फिर से। नहीं प्रभु जी, कोई डाउट नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सवित्री माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद। प्रभु जी, माइग्रेन पेन में जैसे उल्टी होता है तो क्या करना चाहिए घरेलू इलाज? माइग्रेन में अगर उल्टी होता है, सबसे पहले तो माइग्रेन ही ठीक कर दो, उल्टी होने का इंतजार क्यों करना है। माइग्रेन का इलाज आपने तुलसी के पत्ते और शहद, सिर्फ यही 2 चीज, आधा चम्मच शहद और तुलसी के पत्तों का रस आधा चम्मच सवेरे आप लेना स्टार्ट कर दें, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अगर नस से मिल जाए, देसी गाय के घी अगर मिल जाए तो उसको नाक में रात को डाल के सोने से भी माइग्रेन ठीक हो जाता है। तीसरा आप सबको कल बताया था कि वो गोबर का धुआं करने से भी आपको माइग्रेन में आराम मिलेगा। गोबर का टुकड़ा तकिए में रख के सोने से भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उल्टी होता है तो उल्टी के बारे में बता देते हैं। कुछ लोग अगर प्रयोग कर सकते हैं तो कराइए, नहीं कर सकते तो कोई और नहीं है। प्याज का रस, प्याज को कद्दूकस कीजिए और 1 चम्मच पिला दीजिए, कैसी भी उल्टी हो बंद हो जाएगी। अगर ये नहीं करते तो हम दूसरी बात पे आते हैं। 2 लौंग को पानी में डाल के उबाल दीजिए और हर 4 घंटे बाद वो पानी उनको पिलाना है। 20-30 ml लौंग का पानी हर 4 घंटे बाद पिलाना है। बच्चा है तो थोड़ा पिलाना है। उल्टी के लिए ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, किसी भी कारण अगर उल्टी हो रही है। नहीं तो हमारी अमृत धारा, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, अमृत धारा कहें, दिव्य धारा कहें, या पंचद्रव कहा जाए उसको, वो पीने से भी उल्टी बंद हो जाती है, माइग्रेन में भी आराम करता है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है। और उल्टी से याद आया, कई लोगों को ट्रैवलिंग करते हुए बहुत उल्टियां आती है ना,
कितनी भी लंबी ट्रैवलिंग हो, कैसा भी हो, अगर आपने शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र चबा लिया जाने से पहले ट्रैवलिंग पे, तो किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी, उल्टी नहीं आ सकती। ये हमने आजमाया हुआ है और ये मैंने सुना था शायद बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन्होंने बताया था या किसी ने और ने बताया था, बट इसका जो चर्चा है शिव पुराण में बताया हुआ है इसके बारे में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उल्टी रुक जाएगी। तो आप ये ट्राई करके देखना। मैंने अभी तक इसका प्रयोग सिर्फ ट्रैवलिंग वाले लोगों पे किया है, बट अगर घर पे भी किसी को उल्टी हो रही है तो आप शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र खिला के देखना कि रुकता है कि नहीं रुकता, फिर ये जरूर बताना, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तभी पेट खराब वाला पूछे थे, उसका कुछ इलाज बता दिया। हाँ, तो आप इलाज के लिए मतलब जैसे मैसेज कर दें कि ये प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे जाके, जागेश्वर जी को कर दें या मुझे कर दें, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट मतलब फिर पता करना पड़ेगा ना रीजन क्या है, ठीक है। और ये आपकी तो गलती, आप 15 दिन से क्यों इलाज करा रहे हो, आपको पहले बात करना चाहिए था। चलिए हो जाए ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कि प्रभु आगे बढ़ाया जाए, क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए जी। बस आगे तो बहुत बढ़ चुकी है, 8:45 हो चुका है। अच्छा पहले सब ये बताएं, कोई बोर तो नहीं होता क्लास में? ऐसा तो नहीं लगता कि क्या ही कुछ भी बताई जा रहा है? नहीं प्रभु जी, जितना सुनते उतना कम पड़ता है। कम पड़ता है। आपको भी सुनने का दिल करता है, किसी दिन आप लेक्चर दीजिए ना। मैं यहाँ पे मंदिर में दिया जो 2 दिन, ये क्या बोलते हैं, एकादशी के दिन, ये पूरे आयुर्वेद के ऊपर दिए थे। अच्छा, लोग बहुत देर तक सुने। तो मतलब लोग उस दिन कोई प्रभु जी नहीं थे, मेरा ही लेक्चर था, तो मैं आयुर्वेद के ही ऊपर दे दिए। अच्छा, मौका मिलते ही चौका मार दिया आपने। हाँ फिर पूछा क्या दिया, बोले भगवत गीता दे दिए। अच्छा, आज मैं आपकी तारीफ करके हटा था कि आप झूठ नहीं बोलते और आपने अभी बता दिया कि आप झूठ बोल दिए। नहीं बोले कि जो अच्छा के लिए होगा तो वो क्यों नहीं झूठ, पब्लिक सुनना चाह रहा था। इनके बारे में बताते हैं। एक बार हम पे हमला हो गया था, अटैक हुआ था हम पे कहीं तो ये डॉक्टर साहब हमको छोड़ के भाग गए थे, काफी दूर भाग गए थे और हम सब वहां खड़े रह गए थे ना। तो इनसे जब मैं पूछा तो बोले कि वो सब बहुत लोग थे, हम कैसे उनका सामना करते। तो मतलब ये झूठ नहीं बोलते थे। आज लगा पता कि ये झूठ भी बोल देते हैं, पर ठीक है, लोगों की भलाई के लिए झूठ बोल देना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भाग भी जाना चाहिए ठीक है प्रभु जी, आप आया करें क्लास में, बहुत खुशी होती है आपकी आवाज सुन के। चलो ये हो गया। अब जैसा मैंने बताया था कि हम आज चर्चा करेंगे सुंदरता पे। छोटा सा आप सबको टिप दे के जाता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता के कारण शादी नहीं होती, मतलब वो उनका लड़का सुंदर नहीं है या कुछ नहीं है ना, तो क्रीम बहुत सारा लगाते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में जो हमारा ये था, रोगों के वास्तविक कारण इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट भी आते हैं। हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, फिर उसका रिजल्ट हमको 10 साल 15 साल बाद दिखता है। चेहरे की चमक गायब हो जाती है, स्किन लटकने लग जाती है, या क्या है, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, तो अंदर कोई ना कोई चीजें होने लग जाती है ना। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये आपने हाथ ऐसे जोड़ना है और बिल्कुल इसको ओपन कर देना है। सारी फिंगर जो है एक दूसरे के बराबर रहेंगी, सिर्फ टच ये रहेगा, छोटी और ये बड़ी, ये टच रहेंगी और ये, इसको अपने दिल के पास रखना है। ये कमल आसन कहते हैं। ये देखिए, अगर आप सब देखना है, इसको कमल आसन कहा जाता है। कि आप 15 मिनट तो पता नहीं चल रहा कैसे बता रहे हो। हाँ, इसकी वीडियो में डाल दूंगा, फिर से ट्राई करता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल छोटी उंगल और ये बड़ी उंगल, इनको टच करना है और ऐसे कमल बनाना है, ठीक है। ये पास से देख लें, ये सिर्फ 2 उंगलें टच हैं और बाकी ये सारी, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा अगर आप सबको ऐसा लगता है ना। तो ये चीज है, अगर आप ऐसा सिर्फ 15-15 मिनट करते हैं सुबह शाम, टाइम नहीं है तो 5-5 मिनट करते हैं, तो भी आपकी फेस की कट, मैं रंग गोरा होने की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ
ऐसा है कि जिसकी एक बार नजर आप पे पड़ी तो वो हटेगी नहीं। इसकी गारंटी अगर 3 महीना ये कर लेते हैं तो ये करना है एक काम। दूसरा, आपने त्रिफला लेना है आधा चम्मच रात के समय, और गुलाब की पत्तियों का रस चाहिए आपको, या गुलाब की पत्ती, जैसे आपने सेब लिया, सेब को बारीक बारीक काटा, पानी में उबाला, उबालते हुए ही उसमें गुलाब की पत्तियां, देसी गुलाब की पत्तियां डाल देनी है, और वो जब पक जाए तो उसको आपने पीना है सवेरे खाली पेट, आधे घंटे तक कुछ और नहीं लेना है। अगर ऐड करना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस, आंवला जूस, या एक मार्केट में बहुत अच्छा ब्रांड मतलब है जो नोनी जूस भी बेचते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। नोनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नोनी जो सहतूत जिसको कहा जाता है गांव में, तूत छोटी छोटी होती है, बहुत होती है गर्मियों के टाइम, उससे बना है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको तूत मिल जाए तो उससे अच्छा तो रिजल्ट ही नहीं। मतलब हार्ट की ब्लॉकेज, अगर आपने हर सीजन आपने सिर्फ तूत खाया तो आपको 1 साल के लिए आप फ्री हो जाओ, आपको हार्ट की कोई परेशानी नहीं होगी, ना बीपी बढ़ेगा, ना घटेगा, ना हार्ट अटैक होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब गर्मी में एक बार आपने वो फल खाना ही खाना है। जिसको नहीं मिलता तो ये नोनी नाम का ब्रांड है, मतलब ब्रांड नहीं, वो आप ले सकते हो। बट अगर हम दवाइयों से हटके बात करें तो ये चीज, सेब को आपने काटा, और अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो सोने पे सुहागा। मिट्टी के बर्तन में पानी डालिए, सेब उसमें डालिए, एक गुलाब डालिए, अच्छी तरह पकाइए, उसके बाद छान के उसका जूस सवेरे खाली पेट पीना है। एक काम ये। दूसरा कमल आसन, तीसरा रात को त्रिफला। ये 3 चीज फेस पे अप्लाई करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल दूध आपने लिया, रब किया, और उसके बाद फिर आपने फेस अच्छी तरह 2 मिनट बाद धो लिया। इतना ही बहुत है। और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो बेसन का, जैसे मैंने आप सबको बताया था, नहाने के लिए उसका इस्तेमाल करें तो पूरी शरीर ही खिल के आएगी। और एक मैं और एक्सरसाइज बताऊंगा गोरे होने के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारा रंग सफेद हो जाए, उसके लिए कुछ सेंसिंग पॉइंट होते हैं, वो बताऊंगा आगे चल के। बट अभी सिर्फ इतना रखें और जल्दी जल्दी सब सुंदर हो जाएंगे। ये इसलिए बताया कि हमारे डॉक्टर ऐसे होने चाहिए कि मरीज की तो एक बार आए तो वो सोचे कि बस इलाज इन्हीं से करवाना है। तो इसमें मरीज का बेनिफिट है। रीजन ये है कि वो किसी और के पास जाएगा तो लूटा जाएगा। आप सब शायद क्लास खत्म होते होते आप सबका हृदय परिवर्तन हो जाए कि आप सब बहुत अच्छा और सस्ते रेट में इलाज करें। हरे कृष्णा। और किसी का यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज खुल के पूछ सकते हैं। नहीं है तो क्लास ओवर कर देंगे, अगर है तो क्वेश्चन कर लीजिए। जी आशीष जी। बोलो प्रभु जी। अश्वनी जी। प्रभु जी, क्या बोलते हैं, त्रिफला खाने के उपरांत लेना है क्या खाने के पहले लेना है? रात को सोते हुए, सोने से पहले। इसका प्रयोग बहुत दिन नहीं करना है, सिर्फ 1 महीना। ये सुंदरता वाला बता रहा हूँ, ये जो त्रिफला का इस्तेमाल सिर्फ 1 महीना। ऐसे मैं त्रिफला का प्रयोग बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। वो आपको पूरी मैं बताऊंगा। जब 12 महीनों के लिए त्रिफला का कैसे सेवन किया जाता है वो आपको बताऊंगा। ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में जब हमारी स्टडी का टाइम था तो हमको ये बताया गया था कि त्रिफला 3 महीने से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये बताया गया था कि उसके बाद आपको बॉडी को आदत पड़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पर हमने बहुत सारे ग्रंथों में जब पढ़ा त्रिफला के बारे में तो त्रिफला अपने आप में एक वरदान है। मोदी जी 30 साल से त्रिफला का सेवन कर रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता उनको कोई कमजोरी वगैरह आई है, ऐसा कुछ है ना। तो त्रिफला का अगर सेवन आप करते हैं सही तरीके से तो बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है। और कई जगह तो ऐसा भी लिखा गया कि अगर आपने 11 साल लगातार त्रिफला का सेवन कर लिया तो आपके जुबान पे सरस्वती वास करने लग जाएंगी। मतलब आपने जो भी बोला वो सही ही होगा। तो त्रिफला के ये चमत्कार है। त्रिफला को हम सब वैली साइड के लिए प्रभु जी, सुंदरता के लिए वैली साइड के लिए त्रिफला का कितना दिन यूज करना है? लगातार, इसीलिए पूछे। लगातार आप, सॉरी 12 महीने कह रहा हूँ, 12 साल अगर लगातार आप यूज कर लेते हैं तो ये सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप है। और इसका मैं प्रूफ दूंगा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी बुक में लिखा है उसका मैं आपको फोटो क्लिक करके दूंगा। एक में नहीं कईयों में लिखा है। ठीक है। ऐसे अभी जो सिर्फ सुंदरता के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपने 1 महीने इस्तेमाल करना।
जब हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में, सिर्फ त्रिफला पे एक दिन हम बात करेंगे, तो एक साल में क्या होता है त्रिफला खाने से, बॉडी में परिवर्तन क्या आता है, 2 साल खाने से क्या परिवर्तन आता है, ये फिर बताऊंगा उसमें। प्रभु जी खाली टेबलेट भी खा सकते हैं क्या? क्या? कुछ समय त्रिफला का टेबलेट भी खा सकते हैं क्या? हाँ, टेबलेट भी खा सकते हैं सर, देख है कि उसका कॉम्बिनेशन सही हो। मार्केट में जो त्रिफला मिलती है उसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीन के तीनों बराबर मात्रा में मिली होती है, और बीज वगैरह सब कुछ कूट देते हैं, और कैसा लाते हैं कोई पता नहीं। तो हो सके तो आप अपना लाइए, एक जो मात्रा बताएंगे उस मात्रा में बना के यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मार्केट से लाके आप मंजन कर सकते हैं, जो मंजन के लिए मैंने बताया था वो आप कर सकते हैं मार्केट का त्रिफला लाके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कुछ समय पहले वो पंचगम्य के बारे में बता रहे थे, वो क्या होता है? पंचगव्य, हाँ। जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी है, और अगर कोई तत्व उसमें हटा दिया जाए तो उस चीज की बीमारी हमें हो जाती है। क्या क्या 5 तत्व हैं उसमें? है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है ना, ये 5 तत्व हैं। और इन पांचों एलिमेंट्स में से अगर कोई एलिमेंट्स कम पड़ने लग जाता है तो उसकी बीमारी हमको हो जाती है। ये पांचों एलिमेंट पूरा करने की क्षमता जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य में है, जिसमें गाय की 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो चीजें मिला के मेडिसिन है क्या प्रभु जी? जी, क्या मेडिसिन है कोई? दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए वो है पंचगव्य। मार्केट में नहीं बिकती, सिर्फ एक ही कंपनी ने बनाना स्टार्ट किया था। 120 लोग थे उस कंपनी में, इसका आर्टिकल हटा दिया गया, अगर मिलेगा तो मैं जरूर दूंगा। 120 लोग थे उस कंपनी में काम करने वाले, तो जब जॉब करने लगे थे, छोटी मोटी बीमारी थी, 3 महीने बाद उन सबका चेकअप हुआ, सिर्फ बनाने से ही बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई। और पंचगव्य के बारे में कुछ लोग ऐसे डॉक्टर हैं इसमें जो मेरे साथ हैं, जिनका मैं आप सबको अनुभव बताता हूँ। पंचगव्य एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को ही नहीं खत्म करती, आपके कोई काम रुके हुए हैं, कोई नाजायज इल्जाम लग गया आप पे, या कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, आप ऐसे कहीं जाते हो, आपके साथ कुछ ना होने लग जाता है, मतलब कर्मों के कारण भी आई परेशानियों को दूर कर देता है। पंचगव्य का इतना बड़ा रिजल्ट है। जिस दिन हमने पंचगव्य बना के इस्तेमाल कराना शुरू कराया था, तो कुछ लोग हैं, शायद पंचगव्य नहीं, हमने लक्ष्मी टैबलेट बनाया था। लक्ष्मी टैबलेट में भी पंचगव्य के कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, 2-3 तत्व, उसका नाम हमने लक्ष्मी टैबलेट रखा था। उसको खाने से पैसा आता है, बहुत बड़ी बात आप सबको बता रहा हूँ, वो टैबलेट खाने से पैसा आता है। और ये जो अभी जिनके बारे में मैं बताया, जो डॉक्टर साहब मुझे छोड़ के भाग गए थे, ये थे, इन्होंने वो टैबलेट खाई थी, मैंने खाया था, और हमारे जो गुरुकुल हैं जिनके, वो उन्होंने खाया था, और 2-4 लोगों ने खाया था। जिनने वो टैबलेट खाई थी उसी दिन उन सबको बहुत सारा धन मिला था, मतलब जिसको जितनी जरूरत हो। मुझे किसी क्लाइंट ने मेरे 50,000 भेजे थे, और जो गुरुजी थे उनको तो जमीन किसी ने डोनेट की थी, 3 एकड़ जमीन मेन हाईवे पे, और किसी को कुछ मिला था, किसी को कुछ मिला था, मतलब मिले थे पैसे। तो आप बहुत अच्छे काम है। अगर आप पंचगव्य लेके जाते हैं ना, तो आपका किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई बच्चा IPS की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर वो दवा लेके जा रहा है तो वो क्रैक करके ही आएगा। इतने अच्छे रिजल्ट है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, आप ये छोड़ दीजिए। क्या है, जब हम बना सकते हैं क्या प्रभु जी? या फिर बनाने का ट्रिक बताइएगा। हाँ, सब बताएंगे ना आपको। अच्छा, ठीक है प्रभु। बना के बेचना हमारा काम नहीं है ना। आयुर्वेद में कभी देखो, आयुर्वेद को आप डिब्बे में नहीं बंद कर सकते, इसीलिए हम भी वही काम करने लग जाएंगे, डिब्बे में बंद करके बेचें। कुछ प्रोडक्ट हैं जो दे सकते हैं, पर बाकी चीजें तो हम बता देते हैं। आप सब भी अगर ऐसे काम कर सके जैसे मैं करता हूँ, मैं जिनके पास पैसे नहीं गया है, और जिनके पास पैसे हैं उनसे मैं बहुत लेता हूँ। मैं सिर्फ कॉलिंग की फीस 1100 लेता हूँ, बट एक भी दवा अपने पास से नहीं देता। सारी की सारी दवा उनको बताता हूँ कि अपने ऐसे घर पे तैयार करना है। उससे क्या होता है, एक तो उसका फेथ ये हो जाता है कि डॉक्टर लूट नहीं करेगा। दूसरे क्या होता है, जब मेरा हॉस्पिटल था ना, मैंने हॉस्पिटल खोला था 2018 में, तो मेरे डॉक्टर जी थे, वो 5 दवाइयां सबको लिखते थे, PGI रिटायर्ड डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये 5 दवाइयां क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने बताया 2 दवाइयां सिर्फ और सिर्फ बीमारी की होती हैं,
बाकी 3 दवाइयां जो होती हैं वो होती हैं जो हमारे पास बिक नहीं रही हो या जिसमें अच्छा मार्जिन हो। ये तो आप सोचिए, आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आप मार्जिन के लिए उसको कोई भी दवा दे दोगे या जो आपके पास बिक नहीं रही है वो दे दोगे। एक तो ये होता है। इसीलिए आप अगर पेशेंट को बोल दो कि भैया आपने दवा का इंतजाम करना है, तो उससे क्या बड़ा बेनिफिट होगा कि पेशेंट को आप सही ही दवा बताओगे, है ना। और ऐसे दवा 5 ही दी जाती है, पर कौन सी 5 दवाई दी जाती है हर बीमारी में वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम दवा देने के तरीके पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पैटर्न कैसे तैयार किया जाता है दवाइयों का। तो सबको पता है, आपने अगर आपको बुखार है, आप नेट पे जाके सर्च मारिए बुखार की आयुर्वेदिक दवा, 50 दवाइयां आ जाएंगी। पर उन दवाइयों को देने का जो सही तरीका है वो सब चीज आपको बताऊंगा। तो हम बात करेंगे, धीरे 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 चलेंगे। अभी तो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है प्रभु ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बस हो गया, ओवर कर दी जाए क्लास। आधी घंटे की क्लास 1 घंटे चली जा रही है। ठीक है प्रभु जी, ओवर कर दीजिए। किरण जी